अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, 60 वर्ष या उससे ज्यादा अगर आपकी एज है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से पहले ये 9 जरूरी फॉर्म जो है वो या तो आप भर लें या चेक जरूर कर लें। इन्हें चेक किए बिना, इन्हें भरे बिना अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो हो सकता है आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो सकती है, इनवैलिड हो सकती है, या फिर आपको नोटिस आ सकती है। ध्यान रखिएगा, देश के जितने भी सीनियर सिटीजन हैं जो अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं या एक आम नागरिक भी है, उन पर भी कई सारे फॉर्म जो है वो अप्लीकेबल हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में कौन से वो 9 फॉर्म है जिसे आपको भरना जरूरी है, जिसे आपको चेक करना जरूरी है आईटीआर फाइल से पहले। अगर आपने अब तक अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी है तो इनको एक बार चेक जरूर कर लें। अच्छा, अगर आईटीआर फाइल कर दी है तो जल्द से जल्द इन फॉर्म को जो है वो एक बार रिव्यू कर ले, या अगर फाइल नहीं किया है तो अभी भी समय है आपके पास, आप अभी भी फाइल करके अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि कई बार कुछ फॉर्म्स की जो डिटेल है वो आपको आईटीआर में फिलअप करनी होती है, जैसे कि एक्नॉलेजमेंट नंबर, डेट, कौन सी डेट को आपने फॉर्म फिलअप किया है। तो ये जरूर निश्चय कर ले कि आपने फॉर्म जो है वो भर दिया है, और उसके बाद आईटीआर के अंदर कोई भी क्लेम, कोई भी एग्जम्पशन अगर आप लेते हैं तो वो आपका वैलिड रहता है। आइए आज के इस वीडियो में कौन से वो 9 फॉर्म है जिसके बारे में डिटेल जानकारी आपको देने वाले हैं। अच्छा, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी जानकारी, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरवाना चाहते हैं तो दिए गए नीचे नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहला जो फॉर्म है हमारा 10IA। ये फॉर्म क्या कहता है, ये आपको कब जमा करना होता है? अगर आप ओल्ड रिजिम में है और सेक्शन 80 का बेनिफिट लेना चाहते हैं, सेक्शन 80U का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो इस केस में इस फॉर्म को फाइल करे बिना आईटीआर में अगर डिडक्शन लेंगे तो वो आपका डिडक्शन इनवैलिड माना जाएगा। अच्छा, ये डिडक्शन किस पर्पस के लिए, कितना डिडक्शन आपको मिलता है? 80D बात करते हैं अगर आप पर कोई डिपेंडेंट है जो डिसेबल है, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स में है, जैसे आपके माता पिता, आपके बहन भाई या आपकी पत्नी, तो अगर उसको आप मेंटेन कर रहे हैं यानी उनका खर्च उठा रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट का, नर्सिंग का, रिहेबिलिटेशन का, स्पेसिफाइड स्कीम के तहत, यहां पर आपको ये बेनिफिट मिलता है। कितना बेनिफिट मिलेगा? अगर उनको 40% से ज्यादा की डिसेबिलिटी है तो 75,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा, भले ही आपने खर्चा कितने का भी क्यों ना किया हो। सीवियर डिसेबिलिटी 80% से ज्यादा है तो 1,25,000 का डिडक्शन आपको मिलता है। अच्छा, इसी केस में 80U भी आता है। तो 80U किसके लिए? ये आपकी सेल्फ अगर डिसेबिलिटी है तो उसके लिए है। अगर कोई रेसिडेंट टैक्स पेयर है वो खुद के लिए एग्जम्पशन डिडक्शन क्लेम कर सकता है। ध्यान रखिएगा, न्यू रिजिम में नहीं, ओल्ड रिजिम वालों को ये बेनिफिट मिलता है। तो सेल्फ डिसेबिलिटी अगर है तो इस केस में आपको ये बेनिफिट दिया जाएगा। अच्छा, इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है? तो यहां पर आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए मेडिकल अथॉरिटी द्वारा कि यस, वहां पर मेडिकल सर्टिफिकेट के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए कि भाई आपको इतने % की डिसेबिलिटी है। तो सर्टिफिकेट आपको जो है वो ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा, जिसके लिए फॉर्म 10IA दिया गया है। और इस फॉर्म के तहत पर्सन विद डिसेबिलिटी, सीवियर डिसेबिलिटी है, ऑस्टिम्स, सेबरपोजी, मल्टीपल डिसेबिलिटी, कई सारी ऐसी डिसेबिलिटी है जो कवर करता है 80D 80U। इसमें आपको अपना नाम, इसके साथ अपनी एज बतानी है, साथ में कहां पर आप रहते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, और जो भी आपका एड्रेस है प्रॉपर इसमें देना है। इसके साथ जो इंस्टीट्यूशन से आपको सर्टिफिकेट मिला है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, इंस्टीट्यूशन हो, उसका एड्रेस आ जाएगा, क्वालिफिकेशन, डेजिग्नेशन, जो भी स्पेशलिस्ट जिससे आप सर्टिफिकेट ले रहे हैं। ज्यादातर जो न्यूरोलॉजिस्ट है या जो सिविल सर्जन है या चीफ मेडिकल ऑफिसर है, उनसे सर्टिफिकेट आपको लेना है। अच्छा, साथ में ये जो सर्टिफिकेट है आपको फिलअप भी यानी अटैच भी करना है। अच्छा, ये फॉर्म जो है वो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर जो है ऑनलाइन जो है वो भरना होगा, साथ में ये अटैचमेंट करना है। कंडीशन आपको मैंने बता दी कौन से सेक्शन के लिए आप ये बेनिफिट ले रहे हैं। अच्छा, ये आपको पहले करना है आईटीआर फाइलिंग से पहले। जैसे आप आईटीआर फाइल करेंगे तो वहां पर आपसे नंबर मांगा जाएगा, फॉर्म का डेट मांगा जाएगा, तो वो भी आपको फिलअप करके देना होगा। बिना उसके आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई डिसेबिलिटी है, आपको है या आपके फैमिली मेंबर्स को है, तो उस केस में इस फॉर्म का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो फॉर्म है वो फॉर्म है सेक्शन 10IEA। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये फॉर्म किन लोगों के लिए है? जो बिजनेस पर्सन है, जो प्रोफेशन में है, उन लोगों के लिए ज्यादातर ये फॉर्म जो है वो एप्लीकेबल रहता है। अगर आप ओल्ड रिजिम को ऑप्ट करना चाहते हैं यानी न्यू रिजिम से अगर आप बाहर निकलकर ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हैं, या ओल्ड रिजिम से बाहर निकलकर वापस न्यू रिजिम में री एंटर होना चाहते हैं, तो इस केस में आपको ये 10IEA फॉर्म जो है वो भरना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा।
यहां पर कौन कौन भर सकता है? अगर आप इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सभी यहां पर भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्ट आउट के लिए और स्कीम से विड्रॉ करना है, ओल्ड रिजिम में जाना है या ओल्ड रिजिम से बाहर निकलना है, तो इस केस में ये फॉर्म 10 ये आपको जमा करना होगा। सेक्शन कौन सा एप्लीकेबल होता है? 115BAC, जो न्यू टैक्स रिजिम का ये सेक्शन है। यहां पर आपको नाम, पैन नंबर जो है वो देना होगा, स्टेटस आपका क्या है, असेसमेंट ईयर, और आप ऑप्ट आउट कर रहे हैं या री एंटर कर रहे हैं, उसके बेसिस पर ऑप्ट आउट या री एंटर आपका आ जाएगा। ये भी आपको ऑनलाइन जाकर फिलअप करना होगा। अच्छा, यहां पर आपका बिजनेस प्रोफेशन जो है उन लोगों के लिए नॉर्मली रहता है। अगर आप ITR 1, ITR 2 भरते हैं तो उस केस में ये फॉर्म एप्लीकेबल नहीं है। ITR 3, ITR 4 वालों के लिए बेसिकली एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आप रेंट का डिडक्शन लेना चाहते हैं सेक्शन 80GG ओल्ड टैक्स रिजिम में, अगर आपने रेंट घर का दिया है तो इस केस में ये बेनिफिट आप ले सकते हैं। अच्छा, वो सैलरीड पर्सन जिनको यहां पर HRA का बेनिफिट मिलता है वो ये बेनिफिट नहीं ले सकते, तो उस केस में वो सैलरी में लेंगे। अगर आपको HRA का बेनिफिट नहीं मिलता तो इस केस में 80GG का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अच्छा, ये नॉर्मल इंडिविजुअल कोई भी ले सकता है, चाहे वो सीनियर सिटीजन भी क्यों ना हो। यहां पर क्या क्या डिटेल आपको देनी होगी? आपका नाम आ जाएगा पैन कार्ड के हिसाब से, आधार कार्ड के हिसाब से। अच्छा, यहां पर जो है ईयर आ जाएगा, कौन से ईयर के लिए, प्रीमाइसेस, पूरा एड्रेस आपको देना है जिस प्रीमाइसेस पे आप जो है वो रेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके साथ कितने महीने हैं, 12 महीने हैं तो पूरा ही आ जाएगा। साथ में कितने अमाउंट का, 50,000, 60,000, जो भी है, जितना भी रेंट आपने पूरे साल में कैश में दिया है, क्रॉस चेक, बैंक ड्राफ्ट, किससे दिया हुआ है आपने। साथ में यहाँ पर 80GG का जो डिडक्शन है वो देखना है। 5,000 रुपया मैक्सिमम आपको मिलता है पर मंथ, यानी 60,000 रुपया मैक्सिमम पूरे साल में दिया जाएगा, या 25% ऑफ टोटल इनकम, या जो रेंट पे किया है माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम। इस कैलकुलेशन में जो भी लोअर होगा उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। यानी मैक्सिमम में बात करूं तो 60,000 का डिडक्शन आप ओल्ड टैक्स रिजिम में ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए? रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, रेंट रिसिप्ट और लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये फॉर्म भी आप ऑनलाइन जाकर ही फिलअप करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, फॉर्म है 10E। अगर आपको एरियर मिला है, पुरानी ग्रेचुटी मिली है, पेंशन मिली है, कम्यूटेड जो टैक्सेबल होती है, तो उसके लिए फॉर्म में आपको 10E भरना होता है। इस फॉर्म के थ्रू आप रिलीफ ले सकते हैं सेक्शन 89 की। रिलीफ यानी जो पैसा आपको पिछले सालों में मिलना था लेकिन अब मिला है, तो इस केस में हो सकता है टैक्स डिफरेंस हो, टैक्स डिफरेंस की वजह से आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो उसके लिए ये फॉर्म दिया गया है, फॉर्म 89, सॉरी सेक्शन 89 है, फॉर्म है आपका 10E। ये फॉर्म आपको भरना ऑनलाइन जरूरी है। अच्छा, कौन भर सकता है? अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट के एम्प्लॉय हैं, या अगर आप प्राइवेट सेक्टर, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, बॉडी, उसके भी अगर कर्मचारी है तो भी ये फॉर्म आप जमा कर सकते हैं। एरियर ऑफ सैलरी हो गया, फैमिली पेंशन एरियर है, एडवांस सैलरी मिली है, ग्रेचुटी मिली है जो टैक्सेबल है, कंपनसेशन मिला है, टर्मिनेशन हो गया, कंपनसेशन मिला हुआ है, पेंशन अगर आपको मिली है, कम्यूटेड पेंशन है, प्राइवेट लोगों के लिए टैक्सेबल होती है, तो उसके इसमें ये आप जमा कर सकते हैं। तो सैलरी एरियर, एडवांस पेंशन, फैमिली पेंशन, एम्प्लॉय टैक्सेबल ग्रेचुटी, कम्यूटेड ग्रेचुटी, सभी के लिए यहाँ पर ये फॉर्म जो है वो आपको भरना होगा। ITR से पहले ये जमा करेंगे तभी यहाँ पर आपको बेनिफिट दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 12BBA 125। ये बात करता है सेक्शन 194P की। अच्छा, नया सेक्शन है वो आपका है 3931 टेबल नंबर 8A3 में। अच्छा, और नया फॉर्म है ये 125 जो 1 अप्रैल 2026 से लागू है। पुराना हमारा फॉर्म हुआ करता था 12BBA। अच्छा, ये फॉर्म किन लोगों के लिए? स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स के लिए, जिनकी एज 75 साल या उससे ज्यादा है, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है, सिर्फ उनके पास पेंशन और ब्याज की इनकम है, इंटरेस्ट की इनकम है, चाहे वो सेविंग अकाउंट से हो चाहे FD से हो, और ये दोनों इनकम जो है वो एक ही बैंक में आती है, तो उसके इसमें ये फॉर्म जमा कर सकते हैं। इस फॉर्म के बेसिस पर अगर उनकी एज 75 साल या उससे ज्यादा है तो उन्हें एग्जम्पशन मिलता है ITR फाइलिंग से लेकर, तो इन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी होती। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये आपको स्टार्टिंग में ही जमा कर देना है। अगर बैंक ने TDS काट लिया तो उस केस में आपको रिफंड लेना पड़ेगा, ITR फाइल करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा, ITR फाइलिंग से बचना चाहते हैं, जो पेंशन कमाते हैं, पेंशन आती है, उन लोगों के लिए फायदा होता है। 75 साल या उससे ज्यादा अगर आपकी एज है तो इस केस में ये फॉर्म जमा करने पर जो भी बैंक है जहां पर भी आपकी पेंशन आ रही है, इंटरेस्ट आ रहा है, वो बैंक आपका TDS काट के सरकार को जमा कर देगी। अच्छा, यहां पर आपको यह भी बताना होगा कि आप ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हैं, न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं। तो अगर न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं, ऑप्ट आउट अगर आपने ओल्ड रिजिम में कर दिया है, तो उस केस में उस फॉर्म की डिटेल भी आपको देनी होगी। यानी 10A ये फॉर्म जो भरा है
उसकी एक्नॉलेजमेंट और डेट आपको बतानी होगी। ठीक है, ये फॉर्म जो है वो आपको भरना है एज इट इज, आप जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। सिंपल फॉर्म है, आपकी बेसिक डिटेल, एड्रेस, ये सारी चीजें आपको इसमें डालनी होगी। आ जाते हैं अपने अगले फॉर्म में, 121 नया फॉर्म है 1 अप्रैल से, लेकिन ये है अपना फॉर्म 15H। 15H क्या कहता है? अगर बैंक आपका इंटरेस्ट दे रही है, अगर सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख रुपए से ज्यादा इंटरेस्ट देने पे आपका 10% पे टीडीएस काट लेती है। अच्छा, इस टीडीएस कटने से अगर बचना है तो उस केस में 121 फॉर्म यानी 15H जो है वो आप बैंक में जमा कर सकते हैं टीडीएस ना डिडक्ट करने के लिए। ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको 12 लाख तक की इनकम की छूट मिलती है। अगर आप नॉर्मल इंडिविजुअल है तो 4 लाख की छूट मिलेगी। उस केस में फॉर्म 15G आपके लिए होगा, सीनियर सिटीजन है तो 15H होगा। अब दोनों ही फॉर्म चेंज होके 121 हो चुका है। यहां पर भी आपको बेसिक डिटेल, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड की डिटेल और पिछले 2 सालों की आईटीआर की डिटेल देनी है। आईटीआर के एक्नॉलेजमेंट नंबर देना है और साथ में कौन सी डेट को आपने फाइल किया हुआ है उसकी डिटेल आपको देनी होगी। तो ये आप देख सकते हैं, टैक्स ईयर देना है, एक्नॉलेजमेंट और रिटर्न डेट देना है। बाकी क्या नेचर ऑफ इनकम है, कितनी इनकम आपकी हुई है, फॉर्म 121 आपने कोई पहले भरा है, नहीं भरा है, कितनी क्या इनकम दिखाइए, ये फॉर्म जो है वो बेसिकली आपको फिलअप करना है। यानी आपकी टोटल इनकम कितनी है, आपकी एफडी या इंटरेस्ट इनकम कितनी है, वो सारी डिटेल आपको इस फॉर्म में देनी होगी। ये फॉर्म अगर आप बैंक को जाकर जमा कर देते हैं, अप्रैल महीने में कर देते हैं, तो बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। अच्छा, इससे पहले जो मैंने फॉर्म आपको बताया था 125, अगर वो फॉर्म दे देते हैं तो ये फॉर्म जमा करने की जरूरत नहीं है। एक ही बैंक के अंदर ब्याज की इनकम आ रही है तो वो बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी, तो उस केस में ये फॉर्म रिक्वायरमेंट नहीं होता है। लेकिन अगर आपने वो फॉर्म नहीं दिया है तो ये फॉर्म देना आपके लिए फिर मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब आईटीआर फाइलिंग से पहले आपको किन किन फॉर्म्स के बारे में ध्यान रखना है, कौन सा आपको डाउनलोड कर लेना है ताकि आईटीआर फाइल करते वक्त उसको मैच करें, इनकम को, टीडीएस को मैच करें। फॉर्म 26AS जिसके अंदर आपके टीडीएस सभी आ जाते हैं, फिर वो चाहे 194A से रिलेटेड हो, सैलरी से रिलेटेड हो, पेंशन से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके का टीडीएस है वो आपको इस फॉर्म 26AS के अंदर दिखता है। तो आप अगर बैंक के अंदर एफडी करी है तो आपका टीडीएस अगर कटा है तो फॉर्म 26AS के अंदर दिखेगा। ये फॉर्म आपको ऑनलाइन इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर डाउनलोड कर लेना है। इस फॉर्म के बेसिस पर आपका कितना टीडीएस आया है एक बार इसको क्रॉस चेक, फॉर्म 16A जो भी आपके पास होता है सर्टिफिकेट द्वारा, जो डिडक्टर द्वारा दिया जाता है, उसको क्रॉस चेक जरूर करें आईटीआर फाइल करने से पहले। आईटीआर फाइल करने के बाद अगर ये फॉर्म में कुछ भी अपडेट होता है तो आप अपने आईटीआर में रिवाइज भी कर सकते हैं। अगर कुछ मिसमैच होता है तो उसको करेक्ट भी आप करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी डिडक्टर है वो रिवाइज टीडीएस रिटर्न भर के फॉर्म को अपडेट कर सकता है अगर आपका मिसमैच होता है। सैलरी हो गई, कोई भी डिटेल है, प्रॉपर्टी पे टीडीएस कटा है, सारी डिटेल इसमें आ जाएगी। साथ में टीसीएस भी अगर कलेक्ट किया गया तो वो भी आ जाएगी। अगर कोई कार ले रहा है 10 लाख से ज्यादा है, टीसीएस कटा है, तो उसकी भी डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो ये फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे टीडीएस। अच्छा, अगर क्रिप्टो पर टीडीएस कटा है वो भी आ जाएगा, उसके ट्रांजैक्शन भी यहाँ पर आ जाएंगे। इसके अलावा टीसीएस अगर कलेक्ट हुआ है, जैसे वीवीसी मोटर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आपने कार अगर खरीदी है तो उस पर अगर टीसीएस कलेक्ट किया गया तो वो आपके 26AS में रिफ्लेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं एआईएस टीआईएस भी चेक करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, आईटीआर फाइल करने से पहले इसे अपनी आईटीआर से मैच जरूर कर लें, उसके बाद ही आईटीआर फाइल करें। सेविंग का इंटरेस्ट आ रहा है, एफडी का इंटरेस्ट आ रहा है, अदर कोई इंटरेस्ट आपके पास आ रहा है, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन किया है, क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन किए, ये सारे आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट होते हैं। इसको सारे को आपको मैच करना है। अच्छा, किसी की सैलरी आ रही है, पेंशन आ रही है, ग्रेचुइटी आ रही है, तो वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन आ रहा है, प्रॉपर्टी बेची हुई है, प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, कैश डिपॉजिट किया हुआ है, ये सभी ट्रांजैक्शन यहाँ पर आएंगे, तो इसको प्रॉपर चेक कर लेना है। तो इसको भी आपको ऑनलाइन से डाउनलोड कर लेना है। नेक्स्ट आ जाते हैं फॉर्म 16A। 16 जो है वो सैलरीड पर्सन के लिए होता है, पेंशनर्स के लिए होता है, ग्रेचुइटी अगर मिल रही है तो 16 हो गया। अदरवाइज अगर बैंक द्वारा, कोई अदर इंस्टीट्यूशन द्वारा अगर आपका टीडीएस काटा जा रहा है तो उस केस में 16A फॉर्म आपको मिलता है। अगर कोई बैंक के अंदर एफडी है तो वो आपको 16A सर्टिफिकेट फॉर्म जो है वो देगी। इस फॉर्म को आपको जो है क्रॉस चेक कर लेना, अपने एआईएस से भी क्रॉस चेक कर लीजिए, फॉर्म 26A से भी आप क्रॉस चेक कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, ये फॉर्म, ये सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस फॉर्म के बेसिस पर जो है वो आप अपना डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको कोई ओल्ड रिजिम में डिडक्शन लेना है या न्यू रिजिम में कुछ डिडक्शन अलाउड होते हैं तो वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। न्यू रिजिम में आपको 80CCD 2 का बेनिफिट मिलता है, तो इस फॉर्म के बेसिस पर आप क्लेम कर सकते हैं। तो इस फॉर्म के अंदर वो डिडक्शन एप्लीकेबल होगा अगर आपको दिखाई देगा। जैसे अच्छा, कोई ग्रेचुइटी आई है, पेंशन आई है, तो वो भी आपको, लीव सैलरी एनकेशमेंट आई है तो वो भी आपको इस फॉर्म के अंदर ही दिखाई देगी। पेंशन आई है, सैलरी आई है, तो वो भी आपको इस फॉर्म के अंदर दिखाई देगी। तो ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है,
आप सभी के लिए आईटीआर फाइल करने से पहले ये फॉर्म आपके पास होना जरूरी है। तो ये 9 फॉर्म है जो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। कुछ फॉर्म्स आपको फाइल करने पड़ेंगे आईटीआर फाइल करने से पहले, कुछ फॉर्म्स आपको डाउनलोड करके रखने पड़ेंगे ताकि आप अपनी आईटीआर फाइल करने से पहले सारी चीजें क्रॉस चेक जरूर कर लें। दोस्तों, अगर बिना इन फॉर्म्स को चेक करे, फाइल करे, अगर आप आईटीआर भरते हैं तो उस केस में आपको नोटिस आ सकती है, आपके डिडक्शन एग्जम्पशन क्लेम्स जो है वो रिजेक्ट किए जा सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।